बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी, आज हमाचे पे हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। माशाल्लाह ब्यूरोक्रेसी से भी इनका ताल्लुक़ रहा है और की पोस्ट जो हैं पाकिस्तान में उस पर ये माशाल्लाह अपने सरफ़राज़ सरअंजाम देते रहे हैं। आज इत्तफ़ाक़न हमारे पास हमाचे के ऊपर मौजूद हैं मोहतरम इब्राहीम हसन बेग साहब। और हसन बेग साहब जो हैं ये अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर आजकल ये एक चैनल पर काम कर रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे कौन से चैनल पर काम कर रहे हैं। और ये न्यू जनरेशन के लिए एक मोटिवेशनल इंटरव्यू भी है कि आप लोग मेहनत करें, स्ट्रगल करें, तो आप ना अपने आप को बेरोज़गार समझें, ना अपने आप को डिप्रेशन में समझें। तो सर प्लीज़ आप थोड़ा सा अपना तारुफ़ और फिर। जी गौरी साहब, मैं बुनियादी तौर पे आपने जैसे तारुफ़ कराया, मैंने CSS किया था और 1992 में, और उसके बाद मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे सर्व किया है। इनकम टैक्स में सर्व किया है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहा हूँ और DG सिविल एविएशन अथॉरिटी था, और बहुत सारी पोस्टों पे जैसे होता है मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट में सर्व किया है, बाहर सर्व किया है, और मैंने लास्ट ईयर बिफोर टाइम रिटायरमेंट ली। 4-5 साल मेरी अभी नौकरी रहती थी, और उसकी बेसिकली उसके बिहाइंड जो मेरा इरादा था, जो मोटिवेशन थी, वो ये है कि तो मैंने आपकी तरह मीडिया ज्वाइन करना था, वो मैंने कर लिया है। मैं रोज़ TV का एक रोज़ एक्सेल TV है, रोज़ न्यूज़ के अलावा दूसरा TV है, उसका मैं MD भी हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपना प्रोग्राम भी करता हूँ कैपिटल फ्रंट के नाम से, और साथ में अपना कोई बिज़नेस भी कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली मोटिवेशन तो ये थी कि कुछ जो है ना ज़िंदगी में कुछ किया जाए, और उसके लिए मैंने एक नया कैरियर शुरू किया। मैंने कहा इससे पहले कि रिटायरमेंट 60 साल के बाद, आपको पता है ज़हनी तौर पे बंदा बहुत पीछे चला जाता है कि अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ। मैंने रिटायरमेंट से पहले एक नई मतलब टारगेट के साथ, नए ऑब्जेक्टिव के साथ और नए मोटिवेशन के साथ मैं आगे आया हूँ जी। माशाल्लाह। अच्छा सर, अब फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है? मेरी फ्यूचर प्लानिंग जी बेसिकली अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करना है, और दूसरा ये है कि कोई TV चैनल जो है ना, डेफिनेटली अभी मैं MD हूँ तो, लेकिन मैं स्टिल आई एम नॉट द ओनर ऑफ द TV। तो मेरे जहन में है कि मैंने कोई TV जो है ना वो एक तो करना है, और दूसरा ये है कि मैंने अपना बिज़नेस जो है वो ऑलरेडी किसी न किसी लेवल पे एस्टेब्लिश किया है, और उसमें हाउसिंग स्कीम्स हैं, एग्रो फार्म्स हमने शुरू किए थे इस्लामाबाद में, और उसके साथ अभी हमारा यूनिवर्सिटी और सेकेंडरी बोर्ड के साथ बहावलपुर में एक हाउसिंग स्कीम है KLP रोड पे। उसके साथ साथ अभी हम चाइना के साथ मिलके एक हतार में लगा रहे हैं EV का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक प्रोजेक्ट है, उस पर हम कर रहे हैं। अभी उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी जनवरी-फरवरी में, तो वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं जी। अच्छा सर, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, मतलब पॉसिबल है कि ये रिकवर कर सकें हम लोग? मेरा ख्याल है देयर इज़ ऑलवेज ए चांस फॉर रिकवरी। देखें, बात यह है कि बात तो सही पॉलिसीज़ की है, सही लोगों की है, लीडरशिप की है। मैं ये समझता हूँ कि अभी लेट्स होप के नवाज शरीफ साहब आए हैं, तो कोई शायद माहौल इस तरह का बने, जियो पॉलिटिकल और जियो इकनॉमिक, जिसमें कुछ चीज़ें रिकवर कर सकती हैं। और चैलेंजेस बहुत हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कोई आसान काम नहीं होगा पाकिस्तान को दोबारा यानी उस राह पे लाना जहाँ पे वो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान हो, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान हो, क्योंकि हमारे कर्ज़े बहुत बढ़ गए हैं, हमारी मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं, हमारी गुर्बत बहुत बढ़ गई है। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि चूँकि नवाज शरीफ साहब बहुत तजर्बाकार लीडर हैं, और अभी जैसे वो वापस आए हैं, उनको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। डेफिनेटली मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इतनी बड़ी मजबूरी पाकिस्तान की थी जिसकी वजह से उसको लाया गया है। अदरवाइज़ 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने और उनको निकाला गया, अभी वापस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ, चूँकि उनका इंडिया के साथ ताल्लुक़ भी ठीक है, एट द सेम टाइम चाइना के साथ भी उनकी बहुत अच्छी रेपो है, और अमेरिका के साथ भी है, यूरोप के साथ भी है, सऊदी अरब के साथ भी है, मिडिल ईस्ट के साथ है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ चांसेस हैं, जो नई आने वाली सिचुएशन है वहाँ पे गो के पॉलिटिकल जो इस वक्त सूरत हाल है वो तो बहुत ख़राब है।
کیونکہ خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ان کے اندر جانے کے بعد ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہی ہے جس طریقے سے ڈیلیور کرتا ہے. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بایو میٹرک جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ لیے گئے. تو بہرحال یہ تو ساری سچویشن ہے, لیکن اس کے باوجود کیونکہ امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ چانسز بالکل ہیں. اچھا سر, یہ سیاست کو میرے خیال میں سیاست کی حد تک بندہ رکھے, یہ پچھلے 3-4 سال سے نا سیاست کو دشمنی میں کنورٹ کر دیا گیا. یعنی سیاست میں بات چیت تو ہوتی رہتی ہے نا سر, لیکن یہ پچھلا جو 3-4 سال تھے نا سر, اس میں کسی سے بات نہ کرنا, سب کو چور اور ڈاکو کہنا, تو یہ بات کسی حد تک آپ کی ٹھیک ہے کہ سیاست کو جو ہے نا کسی اس میں رکھنا چاہیے. یہ جو ایکسٹریمزم آیا ہے ہماری سیاست میں وہ ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے معاشرے کو بھی اس نے تقسیم کیا ہے, اور اوور آل سچویشن کوئی ریزلٹس بھی نہیں ہیں, اور ریزلٹس تو پھر وہ ایسے آ جاتے ہیں جس کی سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ خان صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو میں آئی ڈو ایگری ود یو کہ ان کو بیسیکلی سویلینز کے ساتھ, وہ سویلین لیڈر تھا ہے, اور اس کو سویلین کے ساتھ بیٹھ کے کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے تھیں, جیسے مساق جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے کیا تھا. اس کو مساق معیشت کی بہت دفعہ پیشکش ہوئی, زرداری صاحب نے بھی کی, شہباز شریف صاحب نے بھی کی. میرا خیال ہے کہ اس کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا. یہ جو رویہ ہے کہ میں نے کسی سویلین سے بات نہیں کرنی, میں نے صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے حکومت کرنی ہے, وہ بڑی زیادتی تھی, اور اس کی آج وہ سزا بھی بھگت رہے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا سر, کوئی نیو جنریشن کے لیے میسیج دینا چاہیں سر؟ نیو جنریشن کے لیے میسیج یہ ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے اس وقت جا رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ باہر جائیں. اچھی بات ہے, ایجوکیشن حاصل کریں, لیکن واپس آئیں اور اپنے پاکستان کو سدھارنے کی کوشش کریں. میرا تو یہی پیغام ہوگا. جی مہربانی سر, تھینکس لاٹ, مطلب تھینک سر, تھینک یو سر, تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ سر.